वेलकम वेलकम वेलकम। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारे तो हर कोई बोलता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अपन ने क्या शुरू कर दिया था, अपन ने ये देख लिया था, क्या देख लिया था सर अपन ने ये देख लिया था कि मतलब की जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, काल कौन सा है। समझ में आ गया। मरुस्थल की जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 61.11। और मेरू की 9% और मैदान की 23 और इसकी 6.89 है। 40 10 40 10। 33सी टर्सरी काल, के प्री कैम्ब्रियन, प्लिस्टोसीन और क्रिप्टेशियस। और ये ऊंचा अवस्था तो पता ही है आपको, इसमें ऐसा कुछ समझाने लायक है ही नहीं, तो अभी मैंने समझाया। आज अपन देखते हैं मरुस्थल की ढाल कैसी है। मतलब कि अपने जो चार भौतिक भौतिक प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से चार हैं? मरुस्थल, मरु, मेरू, पठार, ये चारों हैं। हाँ सर, चारों हैं। चारों में से आज अपन मरुस्थल को शुरू करेंगे, फिर मेरू को, फिर मैदान को, फिर माल को। सुन में आ गया। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं मरुस्थल। देखो ये पूरा डिटेल में है। आप छोटी से छोटी परीक्षा ले लो, 4th ग्रेड ले लो, 4th ग्रेड से RS तक ले लो, सब में सेम है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसमें थोड़ा सा जो करंट वाला पार्ट आता है वो अपन अभी अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि अपन अभी नॉर्मल में पढ़ रहे हैं, ये अभी यही पढ़ेंगे। फिर कुछ मैराथन क्लासेस चलेगी, उसमें जो आपका करंट वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है? करंट वाला पार्ट है। करंट वाला पार्ट है और कुछ अपडेट वाला पार्ट है, जैसे कि पशु गणना है। पशु गणना 5 वर्ष हो गए आई नहीं, तो मतलब कि वो आने की संभावना है, तो वो आएगी तब आपकी एक मैराथन लेके पूरे नोट्स में अपडेट करवा देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है, सिंपल है सर। ये हो गया आपके। अब अपन क्या देखेंगे? मरुस्थल की ढाल, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। ढाल, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। ढाल, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई। इधर लिख लें क्या क्या निकालना है। 2 मिनट, एक बार वाह। इसका इसका नया फीचर है, इसमें फ़ोटो भी खींच सकते हैं। देखो फ़ोटो खींच सकते हैं तो अपन मेहनत क्यों करें। ये खिंचाया, खचड़क, देखो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ता है। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और इसको यहाँ से कटच, और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पेस्ट, ये रहा ढाल, ऊंचाई, चौड़ाई सब भैया। देखा, टेक्नोलॉजी 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 बहुत आगे चली गई है, कुछ भी होता है। देखो अब अपन देखते हैं ढाल। क्या देखेंगे? ढाल। सर राजस्थान में जो नदियाँ हैं, नदियाँ देखो पानी कहाँ से आता है? ऊपर से नीचे आता है, जहाँ पर ढाल होती है। मतलब कि कहने का मतलब है ढाल के अनुसार पानी बहता है। हाँ सर, ढाल के अनुसार पानी बहता है। तो अपन सर एक नदी का पता कर लें, और नदी नदी किधर से और किधर की ओर बह रही है ये पता कर लें, तो अपन को ये भी पता चल जाएगा कि ढाल किधर है। हाँ सर, ये तो पता चल जाएगा। अजमेर की एक पहाड़ी है जिसका नाम है नाग पहाड़ी। समझ में आया? वहाँ से एक नदी निकलती है लूनी। समझ में आया? समझ में आ गया सर। वो प्रवाहित होती है ऐसे, कच्छ की खाड़ी में जाती है। समझ में आ गया? और ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं दक्षिण। जो ऊपर वाला भाग है वो जग जाहिर है, इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ। और इसे कहते हैं पश्चिम, इसे कहते हैं पूर्व, पप्पू, पश्चिम और पूर्व। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो अब ढाल बताओ। देखो ढाल कौन सी है? दक्षिण पश्चिमी से होगी। हाँ सर, दक्षिण पश्चिमी होगी। क्या हो गई? दक्षिण पश्चिम। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब अपन देखते हैं ऊंचाई। ऊंचाई तो मैंने आपको पहले बता दी, कितनी? 200 से 300 मीटर। 200 से 300 मीटर। चलो रिवीजन हो गया। लंबाई, लंबाई है आपकी जो मतलब कि इसकी जो ये पूरा मरुस्थल है, मतलब कि माना ये अरावली है, ये पूरा मरुस्थल है, इसकी जो लंबाई है ऐसे
लंबाई है लगभग 600 के लगभग 640 लगभग 600 किलोमीटर के लगभग। और चौड़ाई कितनी है? लगभग सर 300 किलोमीटर के लगभग। लंबाई कितनी है सर? लगभग 600, और 600 का आधा कितना होता है सर? 300। तो 300 इसकी क्या है? चौड़ाई है। देखो चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ सर, इसलिए चौड़ाई को क्या करना रखना है? कम रखना है, 300। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये देखो ढाल कैसी है? दक्षिण पश्चिम से। कैसे निकाला? पता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे ऊपर पर्वत की लगभग मतलब कि ऑलमोस्ट कितना है? पर्वत की ऊंचाई कितनी है? लगभग औसत ऊंचाई 1000 मतलब 900 मीटर। फिर उसके आधे मतलब कि उससे छोटा पठार की कितनी है? 1000 की आधी। फिर 500 का आधा, 200 से 300 के बीच में मतलब 250। मतलब ये किसका है? मैदान का। 640 तो लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 300। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो बच्चा क्या? जनता सवाल पूछती है। पूछो पूछो, मज़ा आ रहा है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं? बांटते हैं। किसको? मरुस्थल को अलग अलग भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया सर। अभी तो अपन ने मरुस्थल की थोड़ी सी क्या देखी? जानकारियाँ देखी। अब अपन देखते हैं मरुस्थल का अध्ययन। अपन मरुस्थल का अध्ययन करने के लिए मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं मोटे तौर पर। एक वो भाग जो ज़्यादा ही शुष्क है, एक वो भाग जहाँ पर ज़्यादा ही वर्षा तो नहीं होती है, परंतु जो शुष्क भाग है वहाँ से थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती है। ये शुष्क तो याद रहे नहीं, अर्ध शुष्क। शुष्क तो यही है, मरुस्थल हुआ तो शुष्क होगा ही। ये क्या? आधा सूखा है। समझ में आ गया? समझ में आया ना? हाँ तो समझ में आ गया। देखो यहाँ पर वर्षा होती है जीरो मतलब बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती है। 0 से 25 तक, 25 सेंटीमीटर तक। समझ में आ गया? लगभग। और यहाँ पर वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ये कम सूखा है इसकी तुलना में। समझ में आ गया? अब अपन यहाँ पे लिख लें 100 से 200 सेंटीमीटर, ये लिखे ही नहीं तो शुष्क तो ये हो गया, फिर ये तो आर्द्र हो गया। इसी प्रकार कह रहा हूँ, इसकी तुलना में ये क्या है? शुष्क है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा, एक शुष्क एक आर्द्र। वर्षा कितनी है? 0 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। जो शुष्क प्रदेश है इसे क्या कहते हैं? राठी प्रदेश भी कहते हैं। और जो आर्द्र प्रदेश है इसे क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। समझ में आया? नहीं आया सर? देखो बांगर प्रदेश मतलब क्या होता है? जैसे कि ये कोई नदी का क्या है? उद्गम है। ये नदी प्रवाहित हो रही है। हाँ सर, प्रवाहित हो रही है। ये नदी क्या करती है? अपने किनारों पर क्या करती है? मिट्टी का जमाव करती है। उस मिट्टी को अपन क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है, एक नई वाली एक पुरानी वाली। ये नदी आई, इसने यहाँ पर मिट्टी का क्या किया? जमाव किया। समझ में आया? समझ में आ गया सर। फिर नदी मतलब कि एक बार मिट्टी लाएगी तो रुकेगी नहीं, और मिट्टी लाएगी, हाँ से मिट्टी लाएगी। आपने कभी मतलब कि रेत में मतलब कि अपना हाथ दिया है? मतलब कि ऐसे ऐसे पूरा रेत पड़ा है और यहाँ पर आपने हाथ लगाया हो, ऐसे मतलब कि हाथ ऐसे मतलब कि ऐसे क्या कहते हैं? घसीटा हो ऐसे, तो क्या होता है? जो मतलब कि जो रेत होती है वो कहाँ चली जाती है? पास मतलब कि ये आपका हाथ है तो इसके पास क्या चली जाएगी? रेत चली जाएगी। अगर आपने 2-3 बार और किया तो जो ये वाली रेत है ये पीछे छिड़क जाएगी, और यहाँ पर एक और मतलब कि जो नीचे से आप गड्ढा करोगे बाकी रेत यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आया? समझ में आ गया सर? तो ऐसा ही क्या होता है? नदी के साथ भी होता है। नदी यहाँ से जलोढ़ मृदा लेके आती है, फिर यहाँ पर जमाव करती है, फिर और लेके आती है, तो ये वाली जलोढ़ मृदा का छिड़क जाती है पीछे, और यहाँ पर क्या हो जाती है? नई जलोढ़ मृदा का क्या होता है? निक्षेपण होता है। समझ में आया? ये प्रक्रिया चलती रहती है। जो ये पुरानी वाली है इसे तो कहते हैं अपन खादर, और जो ये नई वाली है उसे अपन कहते हैं खादर, जो पुरानी वाली है उसे अपन कहते हैं बांगर। समझ में आया? तो सर अर्धशुष्क मरुस्थल को बांगर क्यों कह रहे हैं? अभी बताता हूँ। ये है राजस्थान का एक रफ मैप। समझ में आ गया सर। माना जाता है कि पुराने समय में कि यहाँ से एक सरस्वती नदी बहती थी। समझ में आया? समझ में आ गया सर।
तो नदी अपने पास पास क्या करेगी, जलोढ़ मृदा का, मिट्टी का नहीं, सॉरी मिट्टी का जमाव करेगी। अब ये सरस्वती नदी कभी बहती थी तो यहाँ पर जो मृदा है वो क्या हो गई, पुरानी हो गई। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर। इसलिए इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, बांगर, खादर नहीं, बांगर। और एक सीमेंट का नाम भी आता है ना। हाँ हाँ, तो अपने खादर और बांगर देख लिया था। क्या देख लिया था, खादर और बांगर क्या होता है। तो अब उसके बाद अपन देखेंगे राठी प्रदेश। क्या देखेंगे, राठी प्रदेश मतलब शुष्क क्षेत्र वाला। समझ में आ गया सर। उसमें सबसे पहले आता है अपना शुष्क क्षेत्र के भी दो भाग हैं। एक जहाँ पर बालू का स्तूप है उसे कहते हैं बालू का स्तूप, बालू का युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है उसे कहते हैं हमादा या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये कितना 40%, ये कितना है 60%। देखो आप मरुस्थल में जाते हो, कहाँ जाते हो, मरुस्थल में जाते हो, आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखता है, रेत या पत्थर। सर रेत दिखता है। तो रेत वाला भाग क्या रखना है, ज़्यादा रखना है, मतलब 60%, और पत्थर वाला 40%। समझ में आ गया सर। जो ये पत्थर वाला है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है आपके फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये क्या है, जैसलमेर, ये है फलोदी नहीं आए तो जोधपुर, और ये बाड़मेर। और जैसलमेर में 2-3 जगह फेमस हैं, जैसे कि रामगढ़। यहाँ पर क्या निकलती है, गैस निकलती है। रामगढ़ में शायद तक गैस निकलती है या पेट्रोलियम है, अपन खनिज वाले में वापस देखेंगे। रामगढ़ लोदरवा और पोखरण। रामगढ़ लोदरवा पोखरण, समझ में आ गया। इनमें कोई साइट नहीं है, सिर्फ जिला हाईलाइट है। इस वाले चित्र को क्या कहते हैं, पथरीला मरुस्थल या हमादा। समझ में आ गया सर। फलोदी, बाड़मेर और जैसलमेर के बीच फैला हुआ है। रामगढ़, लोदरवा और पोखरण, मतलब कि यहाँ पर भी फैला हुआ है। जैसलमेर की 3 साइड क्या है, फेमस है। समझ में आ गया सर। अब आते हैं अपन, वो पहला वाला तो हो गया, बस इतना सही से हुआ, 40% है। और रामगढ़, लोदरवा और पोखरण जैसलमेर में, और जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। समझ में आ गया सर। अब देखते हैं अपन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। समझ में आ गया सर। सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप कहाँ पर है, जैसलमेर में। जैसलमेर का क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है, और क्या है, बालू का स्तूप भी सबसे ज़्यादा है। एक तो होते हैं बालू का स्तूप ज़्यादा, मतलब कि देखो एक ही प्रकार के बालू का स्तूप ज़्यादा। ये कौन सा, बरखान हो गया। और इधर से हवा चले तो ये पैराबोलिक हो गया। हाँ सर। और इधर से हवा चेंज हो जाए तो ये एक साइड में इसका विकास होगा, इसकी एक भुजा का विकास होगा, तो इसको कह देंगे अपन सीफ। समझ में आ गया सर। और ये से तीनों तरफ से हवा आ जाए तो इसकी एक भुजा और एक्स्ट्रा बन जाएगी, 3-4 भुजा बन जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे, तारानुमा। समझ में आ गया सर। तो ऐसे मतलब कि जो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु जब एक ही प्रकार के बालू का स्तूप बने, जैसे कि ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बहुत सारे बने, तो बहुत सारे कहाँ पे बनते हैं, जैसलमेर में। मतलब कि ज़्यादा जैसलमेर में, परंतु जो प्रकार पूछे, मतलब कि अलग अलग टाइप के हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के देखने तो आप जाओ जोधपुर, एक जैसे देखने तो आप जाओ जैसलमेर का क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए बालू का स्तूप भी क्या है, ज़्यादा है। और जोधपुर में क्या है, प्रकार सबसे ज़्यादा प्रकार के बालू का स्तूप है। और विस्तार मतलब कि सबसे ज़्यादा विस्तार या मरुस्थलीकरण को बढ़ावा, या सबसे ज़्यादा गतिशील कौन सा है, तो वो कौन सा है, बरखान। कौन सा है, बरखान। समझ में आ गया सर। अब अपन देखते हैं इनके प्रकार। क्या देखते हैं, इनके प्रकार। एक बार तो अपन छोटा छोटा समझ लेते हैं, फिर अपन इनको पूरे को डिटेल में देखेंगे। एक बार मतलब कि देख लेते हैं कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, फिर और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखो, जब इधर से हवा चले, इधर से हवा चलानी है, दूसरी तरफ से भी चला सकते हैं, इधर से हवा चले और ये ऐसा बने, कैसा बने, ऐसा बने, कैसा, ऐसा। आगे और अच्छा बनाएंगे, अभी तो यूँ समझने के लिए। देखो ऐसे हवा चले तो इस वाले बालू का स्तूप को क्या कहेंगे, बरखान। अगर हवा इधर से चले
परंतु जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा ही बना है, मतलब तो इसे अपन क्या कहेंगे, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे अपन, पैराबोलिक। पैराबोलिक, समझ में आया? और हवा इधर से चलते चलते इधर से चलने लग जाए तो क्या होगा, इसकी इस भुजा का तो विकास नहीं होगा, केवल एक भुजा का ही विकास होगा, एक भुजा का ही विकास हुआ, तो इसे अपन क्या कहेंगे, सीफ। अगर वह इधर से भी चले, इधर से भी चले, इधर से भी चले, तीनों तरफ से चले और इसकी एक भुजा और विकसित हो जाए तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे अपन कहेंगे तारानुमा। क्या कहेंगे, तारानुमा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सर हवा इसके मतलब कि इसकी भुजा है, भुजा के विपरीत, मतलब कि यहाँ पर भुजा के विपरीत चले तो मतलब कि पीछे चले, इधर से चले तो इसे अपन कहेंगे बरखान। इसकी भुजा के सामने चले या भुजा के इधर चले तो इसे क्या कहेंगे, पैराबोलिक। अगर मतलब कि इसकी एक ही भुजा का विकास हो, हवा चेंज हो जाए, मतलब कि हवा चलते चलते हवा चेंज हो जाए, हवा परावर्तित हो जाए, मतलब कि हवा परिवर्तन हो जाए हर हवा का, तो एक भुजा का विकास होगा तो उससे अपन कहेंगे सीफ। क्या कहेंगे, सीफ। अगर इसकी दो भुजा है, एक भुजा का और विकास हो जाए तो इसे अपन क्या कहेंगे, तारानुमा। समझ में आ गया सर। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखने अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अवरोधी, सब, सर्ब का पीस और नेटवर्क। देखो हवा इधर से चल रही है, सबसे पहले अनुदैर्ध्य, और अनुप्रस्थ, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। अनुप्रस्थ, जो अनुदैर्ध्य है, आप किसे याद रखोगे, अनुदैर्ध्य कौन सा, अनुप्रस्थ कौन सा है? जो अनुदैर्ध्य है, क्या है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य किस, मतलब कि जो तरंग धैर्य है, एक बार समझना, जो तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य है, जैसा मिलता जुलता है, यहाँ पर भी धैर्य है, यहाँ पर भी धैर्य है, तरंग धैर्य, अनुदैर्ध्य। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तरंग धैर्य कैसे चलती है, ऐसे 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 विकिरण निकलती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये किस दिशा में है, इस दिशा में, जिस दिशा में मतलब कि ये है उसी दिशा में ऐसे 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 जिग जैग जिग जैग जिग जैग चलती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जो अनुदैर्ध्य बालू स्तूप है वो भी ऐसे 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 बनते हैं और जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में बनते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो अनुप्रस्थ इसके उल्टे हो जाएंगे, मतलब कि समकोण पे बनेंगे, ये समानांतर बनेंगे और ये समकोण पर हवा के हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। वापस देखते हैं, अनुदैर्ध्य, अनु 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 अनुदैर्ध्य और तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और तरंग धैर्य याद रखना, आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इधर से हवा चल रही है, अब अनुदैर्ध्य में कैसे बनेंगी, ऐसे 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 हवा के साथ 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 साथ। अनुप्रस्थ में टी, समकोण, ये तो बन रहे समानांतर, ये बनेंगे समकोण पर। अनुप्रस्थ से उल्टे इसके। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब आ गया, अब कौन सा बाकी है, अब बाकी है अवरोधी, सर्ब का पीस और नेटवर्क। अवरोधी, सर्ब का पीस, पहले वो कर लेते हैं। ये जैसे कोई ये क्षेत्र है सर, आपने देखा होगा हाईवे पे, हाईवे होता है, हाँ सर हाईवे होता है, बीच में डिवाइडर होता है, हाँ सर होता है, यहाँ पर बीच में जगह होती है, यहाँ पर कई बार मिट्टी जाके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जमा हो जाती है, हाँ सर जमा हो जाती है, और कुछ झाड़ियाँ भी उग जाती हैं, और उन झाड़ियों के आसपास क्या हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है। वो क्या कर रही है, मिट्टी जो धूल है, धूल को इधर इधर जाने से बचा रही है, या इधर जो घास है वो इधर जाने से बचा रही है, क्योंकि वो पास पास क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो यही जब हाईवे पे ना हो के मरुस्थल में हो तो इसे अपन क्या कहेंगे, तो इसे अपन कहेंगे सर्ब का पीस। सिंपल है, सिंपल है सर। ऐसे झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियाँ है, झाड़ियों के आस पास 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 ऐसे 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 मिट्टी जमा हो जाती है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। ऐसे ऐसे मिट्टी जमा हो जाती है इसके आसपास पूरी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। आस पास, पास पास, समझ में आया? इनके आसपास क्या हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। और एक और आजकल क्या हो रहा है, जो आरपीएससी है, आरपीएससी और आरएसएस भी है, राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड,
ये दोनों क्या कर रही है कि मतलब कि जो कथन कारण है, कथन कारण या जो मतलब कि क्योंकि क्यों हो रहा है ये, मतलब कि क्योंकि या क्यों हो रहा है, या जो मतलब इसका कारण क्या है, इस पर ज़्यादा जोर दे रही है। मतलब कि क्योंकि मतलब कि क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है, मतलब कि ये जो है बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप क्यों बन रहे हैं, इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और आलोक राज जी का भी बयान था कि हम अब क्या करेंगे, समझ पर आधारित प्रश्नों का प्रश्न पूछेंगे आपके लिए, और आसान है क्योंकि जो एक रटना वाला होता है वो तो जिसने रट लिया वो रट लिया, पर जो समझने वाला होता है, समझने वाला क्या सबको मतलब कि समझ में भी आ जाता है, और मतलब कि उसको बार बार रटना भी नहीं पड़ता, समझ लिया एक बार समझ लिया फिर वो मतलब कि सही रहता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। समझने वाली चीज़ क्या होती है, सही होती है, क्योंकि आपने समझने में तो आप समझ लो, और रटने में आपको रटो 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 सही नहीं रहता है। मेरे को भी सही नहीं लगता रटने वाला, तो समझने वाला सही है। अब अब अपन देख लेते हैं समझने वाला, मतलब कि बालू का स्तूप बन क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बालू का स्तूप बन क्यों रहे हैं। अभी तो अपन ने सिंपल सिंपल में देखा, अभी अपन वापस इन सब बालू का स्तूप को वापस देखेंगे और उनकी विशेषताएं देखेंगे। अभी तो मैंने बताया कि बन कैसे रहे, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर अपन इनकी क्या देखेंगे, विशेषता देखेंगे, ये कहाँ पर ज़्यादा बन रहे, कहाँ पर कम बन रहे, ये भी देखेंगे। और अभी अपन क्या देख रहे हैं कि मतलब कि ये बालू का स्तूप मतलब कि बन कैसे रहे। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर क्या है, मिट्टी, क्या है मिट्टी। सबसे देखो वो हाईवे वाला उदाहरण लो, हाईवे पे था, हाईवे बीच में डिवाइडर था, वहाँ पर मिट्टी आई कैसे आई सर, बाइक चलती है उनके द्वारा मिट्टी लाई गई, फिर हवा द्वारा मिट्टी यहाँ पर आई, हवा द्वारा ही आई, और हवा द्वारा ही यहाँ से जाएगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो मरुस्थल में भी यही होता है, यहाँ पर एक जगह क्या होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी होती है, फिर हवा आती है, क्या आती है, हवा आती है। तो हवा क्या करती है, अपने साथ मिट्टी के कणों को भी अपने साथ उठा लेती है, क्या करती है, उठा लेती है। उठाना मतलब उठाना उठाना मतलब कि अपने साथ लेके जाती है, क्या करती है, अपने साथ लेकर जाती है। समझे समझे सर, अपने साथ लेकर जाती है। और जब तक हवा में वेग होता है, वेग मतलब जब तक हवा तेज़ होती है, सिंपल में समझो, जब तक हवा तेज़ होती है तब तक तो वो मतलब कि उन जो कणों का वहन करती है, वहन मतलब कि उनको ग्रहण करे, मतलब कि उनको साथ लेकर चलती है, ग्रहण करके रखती है या साथ लेकर चलती है। और जब मतलब कि हवा का वेग कम हो जाता है, क्या हो जाता है, हवा का वेग कम हो जाता है, तो वो उनको क्या कर देती है, निक्षेपित कर लेती है। और भिन्न भिन्न प्रकारों में क्या करती है, निक्षेपित करती है। वो प्रकार अपन ने देख लिए, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान, ये सब अपन ने देख लिए। ये देखो ये कौन सा बालू का स्तूप हो गया, ये हो गया अनुप्रस्थ। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ऐसे क्या कर दिया, निक्षेपित कर दिया, इस आकार में क्या कर दिया, निक्षेपित कर दिया, और अपन ने इसको अनुप्रस्थ कह दिया, बस और कुछ नहीं है। तो इनका क्या किया, निक्षेपण। तो हवा द्वारा क्या, निक्षेपण से क्या बनते हैं, हवा द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से क्या बनते हैं, बालू का स्तूप, क्या बनते हैं, बालू का स्तूप। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब अपन क्या देख करते हैं, एक एक बालू का स्तूप को देख लेते हैं, क्या करते हैं, एक एक बालू का स्तूप को देख लेते हैं। सबसे पहले अपने बरखान क्या देखेंगे, बरखान। बरखान की आकृति आपको पता ही है, हवा किधर चलती है, इसकी भुजा के विपरीत दिशा में। समझ में आ गया, ये इसकी भुजा है, इसकी भुजा के विपरीत दिशा में। समझ में आ गया सर। और इसका जो ये वाला ढाल होता है, इसे क्या कहते हैं, अवतल ढाल। जो सॉरी इसे क्या कहते हैं, उत्तल ढाल। जो उभरा हुआ है, क्या हुआ है, उभरा उभरा हुआ है, जो बाहर है उसे क्या कहेंगे, उत्तल। और जो अंदर है उसे अवतल, अंदर को अवतल और उभरा हुआ को उत्तल। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, समझ में आया ना। जो उभरा हुआ है, उत्तल, जो अंदर है वो अवतल। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और देखिए, और समझिए, और जानिए, ये आजकल पूछने लग गए हैं। और क्या, ये अवतल और उत्तल। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, शेखावाटी में, शेखावाटी। और शेखावाटी के इधर वाला क्षेत्र है कौन सा, बीकानेर, जोधपुर में भी, जोधपुर में मैंने बताया सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप है।
जैसे कि मैं कुछ कुछ लोकेशन बताता हूँ। जे शेखावाटी, शेखावाटी में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण किस किस जिले का हुआ है? चूरू का। और चूरू में वनस्पति ना के बराबर है। अब की वाली वन रिपोर्ट में भी चूरू ही है, प्रतिशत में भी चूरू ही है, और क्षेत्रफल में भी चूरू ही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब अपन क्या देखते हैं, जो चूरू है, चूरू में एक जिला हाईलाइट होता है, जिला नहीं, चूरू में, चूरू तो कुछ जिला है, चूरू में एक क्षेत्र है जिसका नाम है भालेरी, भालेरी गांव। चूरू के नाम से भी पहले क्या आता है? भालेरी गांव। यहाँ पर ये बरखन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। चूरू में सबसे पहले आपको मतलब कि चूरू भालेरी याद करना है, क्योंकि ये सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट है। फिर बीकानेर में आपके सरसर वाला है, जैसे कतरिया सर, लूणकरण सर, यह है, या है आपके, ये क्या नाम है, क्या नाम है, ये क्या नाम है यार, याद नहीं आ रहा है। बीकानेर में आपके, बीकानेर में, और जोधपुर आपके मतलब कि लगभग सारे बालू का स्तूप है। और बीकानेर वाले मैं बाद में बताता हूँ। हाँ, जैसे देश नौक आए, ऐसे पीछे नोक वाले टाइटल वाले आए या सर वाले आए, तो आपको क्या करना है? उनको सही मानना है। समझ में आ गया? क्योंकि पूरे बीकानेर में और पूरे जोधपुर में, समझ में आ गया, कौन सी भी लोकेशन दे सकता है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। तो ये बरखान हो गया सर, इतना सही है? हाँ सर, इतना सही है। फिर आता है अपने पैराबोलिक। क्या आता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसे बनता है वो तो आपको पता ही है। पैराबोलिक हवा की जो इनकी जो भुजा होती है, भुजा की दिशा में क्या चलती है? हवा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सही नहीं बना? कोई नहीं, सिंपल में अपने यही बना लेते हैं। रुको 2 मिनट, हवा 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 ही चेंज कर देते हैं अभी। हवा हवाई, हवा हवाई, हवा अगर अपन चेंज कर ले, इधर से हटाकर हवा अपन ले जाए इधर, तो भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा। हाँ सर, ऐसे ही बनेगा। अवतल उत्तल दोनों सेम है? हाँ सर सेम है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया अपने पैराबोलिक। हवा चेंज कर दी, हवा की दिशा अपन ने क्या कर दी? इधर से हटाकर इधर कर दी, तो ये कौन सा हो गया? पैराबोलिक। अगर हवा इधर हो, इधर मतलब इधर हो, तो ये हो गया बरखान। इधर हो तो ये हो गया अपने पैराबोलिक। समझ में गया? समझ में आ गया सर। समझ में आया? समझ में आ गया सर। फिर आता है अपने पैराबोलिक, मतलब कि ये अपने हो गया पैराबोलिक। पैराबोलिक को कहते हैं कि ये हेयर पिन जैसा दिखता है। कैसे दिखता है? हेयर पिन, हेयर पिन, हेयर पिन, हेयर मतलब बालों की पिन जैसा दिखता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये क्या करता है? जो सब मरुस्थलीय जिलों में सबसे ज़्यादा है। अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा, अगर आपको पूछे सबसे ज़्यादा मतलब कि जो मरुस्थलीय जिलों, मतलब कि मरुस्थलीय जो जिले हैं वहाँ पर मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि जो शिफ्टिंग है, मतलब कि जो गतिशील है, वो कौन सा है? वो है अपने बरखान। बरखान मतलब कि गतिशील पूछे तो बरखान। और अगर आपको पूछे कि मतलब कि सबसे ज़्यादा जिलों में कौन सा है, विस्तार मतलब कि सबसे ज़्यादा विस्तार किसका होता है, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण को कौन बढ़ावा देता है, सबसे ज़्यादा गतिशील कौन है, तो वो हो गया आपके बरखान। और आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा जिलों में कौन सा है, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय जिलों में, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय जिलों में कौन सा है, तो वो कौन सा हो गया? पैराबोलिक। अगर स्टेटमेंट दिया जाए कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों में पैराबोलिक हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी भाग में मेवाड़ में बालू का स्तूप क्या करेंगे, चित्तौड़ में बालू का स्तूप क्या करेंगे। अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय जिलों में पैराबोलिक है, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय जिलों में क्या है? पैराबोलिक है, तो ये आपको सही मानना। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। हाँ, तो फिर आता है बरखान की दिशा में मतलब कि क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन। तो कौन सा बालू का स्तूप बनता है? शीफ। समझ में आ गया? जिसकी एक बुझाई क्या हो? विकसित हो, उसे क्या कहेंगे अपन? सी क्या कहेंगे? सीफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया। बस इसकी यही परिभाषा है। क्या होता है? बरखान की दिशा में परिवर्तन से कौन सा बनता है? सीफ। और अगर हवा चारों तरफ से चलने लग जाए, मतलब कि हवा कई दिशाओं से चलने लग जाए, ऐसा भी बन सकता है, या सिंपल में आप समझो तो ऐसा, लगभग ये 3 भुजा वाला बनता है, ऐसा भी बन सकता है। और ये देखो सिंपल में ये बरखान है। बरखान बनने की प्रक्रिया में ही अगर इधर से भी हवा चलने लग जाए, इधर से भी हवा चलने लग जाए, तो कौन सा बन जाएगा? तारानुमा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है, सिंपल है सर। ये हो गया आपके तारानुमा।
हाँ, तो ये हो गया आपके तारानुमा। आप देख लेते हैं तारानुमा कहाँ पर मतलब कि राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कैसे बनता है? अनियमित हवाओं से। कैसे बनता है? अनियमित हवाओं से। और बरखान बनने की जो प्रक्रिया में जब हवा का परिवर्तन होता है, मतलब कि हवा 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 का जो मतलब कि हवा का क्या होता है? परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, तो कौन सा वायु का स्तूप बनता है? शीव। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये कहाँ पर पाया जाता है? देखो मैं बताता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर। कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर। फिर सेकंड नंबर पे ये पाया जाता है सूरतगढ़। सूरतगढ़, ये आप ध्यान रखना। जैसे कि वो भालेरी गांव नहीं है, भालेरी गांव चूरू में बरखान है, वैसे ही सूरतगढ़ में क्या है? तारानुमा बालू का स्तूप। देखो जिले से पहले इसका नाम है, किसका? जगह का। इसलिए आपको जगह ज़्यादा ध्यान में रखनी है। और फिर आपके आता है बीकानेर। बीकानेर में वो सब मैंने आपको बताया पूरा। बीकानेर में कौन सी भी जगह आए फिर लेना ही है। समझ में आ गया? कौन सी भी आ जाए, समझ में गया? ओह, समझ में नहीं आए तो भी समझ लेना है। फिर आपके आ गए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ये पढ़ा दूँ? हाँ सर। जो अनुप्रस्थ है, कौन से हैं? अनुप्रस्थ है। कौन से हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में ज़्यादा कुछ नहीं है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। जैसे कि आप देखो, जो अनुप्रस्थ है क्या है? इन दोनों को मैंने समझा तो दिया ही जैसे आपको। अब अपन छोटा मोटा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? छोटा मोटा और देख लेते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया सर। तो अब अपन देखते हैं। हाँ, तो अब अपन क्या देखते हैं? अब अपन देखते हैं जो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। कौन कौन से? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों को मैंने समझा तो दिया इसे आपको। जो हवा की दिशा के समानांतर बने वो कौन से? अनुदैर्घ्य। जो हवा की दिशा के समकोण पर बने वो कौन से? अनुप्रस्थ। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये हो गए अपन के समकोण पर और ये हो गए अपने हवा की दिशा के अनुकूल। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मतलब कि एक एक जिला तो नहीं दिया हुआ है, परंतु जो ये अनुदैर्घ्य है, कौन से वाले हैं सर? अनुदैर्घ्य वाले हैं। ये आपके बनते हैं जैसलमेर में, और जैसलमेर और लूनी नदी के पास। जैसलमेर में नदी कौन सी है? लूनी। अगर इस लूनी नदी की जगह जैसलमेर की या मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र की कौन सी भी नदी का नाम आए तो आपको कौन सा बालू का स्तूप लेना है? अनुदैर्घ्य। क्योंकि ये नदियों के पास बनते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया सर। सिंपल है, सिंपल है सर। और आजकल जैसे आलोक राज्य का बयान है कि हम समझ पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। तो समझ पर आधारित अपन देखते हैं एक सिंपल। जैसे कि ये हो गया, हवा की दिशा के समानांतर कौन कौन से हैं और समकोण पर कौन कौन से हैं? समकोण मतलब 90 डिग्री और समानांतर अभी बताया था हवा की दिशा के अनुसार। इसमें एक एक तो अपन को उदाहरण पता है। समानांतर कौन से हैं? जो ऐसे ऐसे हो, ऐसे कौन से हैं? अनुदैर्घ्य। और समकोण पर कौन से हैं? अनुप्रस्थ। जो ऐसे हो, अनुप्रस्थ। कौन से हैं? अनुप्रस्थ। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। एक एक उदाहरण तो पता चल गया। अब अपन देखते हैं समांतर और समकोण के और उदाहरण। जैसे कि सीफ है। कौन सा है? सीफ। ऐसे होता है वो। और हवा किधर से चलती है? हवा की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। हवा कैसे चलती है? अभी बताता हूँ। इधर से चलती है। आप इधर से हवा देखो तो हवा के ये क्या है? एकदम समानांतर है। हवा हवा इधर से चल रही है तो ये क्या है? एकदम समानांतर है। हवा के समानांतर देखना है तो हवा की क्या है? ये समानांतर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो और बस ये दो उदाहरण क्या है? समानांतर के हैं, मतलब कि हाँ समानांतर के हैं। ये दो क्या होता है? समानांतर। बाकी बरखान और पैराबोलिक दोनों क्या है? हवा के समकोण पर बनते हैं। कैसे बनते हैं? हवा के समकोण पर। जैसे कि ये देखो, हवा के समकोण पर। इधर से हवा ले ले
देखो इधर इसके इसके भी इधर से हवा, ये बरखान हो गया, ये पैराबोलिक हो गया। ये देखो ये हवा है, इसका लगभग भाग देखो हवा के समानांतर होता है, सॉरी समकोण पर होता है। ये देखो इसका भी लगभग भाग हवा के समकोण पर होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो कौन कौन से हवा के समकोण पर है? अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, और हवा के समानांतर कौन कौन से हैं? अनुदैर्ध्य और सीफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये हो गया आपके। और फिर आपके आते हैं दो कौन कौन से बचे हैं सर? एक तो बच्चा आपके सर्ब का पीस, वो तो मैंने पढ़ा दिया ना। हाँ बस उसमें उतना ही है। ये पाया जाता है, वो सर्ब का पीस कहाँ पाया जाता था? जैसलमेर और बीकानेर। कहाँ पर? जैसलमेर और बीकानेर। बस ये याद रखना आप। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आता है आपके लास्ट में नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप? नेटवर्क बालू का स्तूप। ये आजकल पूछने लगे, पहले तो नहीं पूछते थे, परंतु आजकल पूछने लग गए। सर ये क्या होता है? ये कौन सी बला है? ये बला नहीं, ये है बालू का स्तूप, जिसका नाम है नेटवर्क बालू का स्तूप। ये वो वाला नेटवर्क नहीं है, जियो 5G एयरटेल, वो वाला नहीं है। ये है आपके बालू का स्तूप वाला नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? जो मतलब कि नेटवर्क क्या होता है? जो एक दूसरे को जोड़े। मतलब कि आपको फ़ोन पे बात करनी है, तो नेटवर्क क्या करता है? आपको जिससे बात करनी है उससे क्या करता है? आपको जोड़ता है। जैसे ये नेटवर्क बालू का स्तूप में क्या होता है? जैसे कि ये बरखान है, यहाँ पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, हवा इधर से चल रही है, हवा किधर से चल रही है? इधर से। ये बरखान है, ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ये आपके पैराबोलिक हो गया। फिर आपके और कौन कौन सा है? फिर आपके ये सीफ हो गया। समझ में आया? सीफ कैसे बनेगा? चलो तारानुमा बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? तारानुमा। तो ये आपके कौन सा हो गया? तारानुमा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये क्या है? एक श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला है, नेटवर्क है पूरा। किसका? बालू का स्तूप होगा। क्या है? बालू का स्तूप होगा, नेटवर्क। तो इसे अपन क्या कहेंगे? पूरा नेटवर्क है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? नेटवर्क बालू का स्तूप। अब देखो साथ साथ में होने चाहिए, पास पास में होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि सब अलग अलग हो। क्या ज़रूरी नहीं है कि सब अलग अलग हो? केवल एक भी हो सकता है। केवल देखो जैसे कि ये अनुप्रस्थ, हवा इधर से चल रही है, ये कौन सा हो गया? अनुप्रस्थ, वापिस अनुप्रस्थ, वापिस अनुप्रस्थ, वापिस अनुप्रस्थ, ऐसे भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? बरखान 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 बरखान, इधर से हवा चल रही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? समझ में आया? समझ में आ गया सर? ऐसे तारानुमा 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 ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये अपना क्या होता है? शुष्क वाला ख़त्म होता है। अब अपन देखते हैं अर्ध शुष्क। क्या देखते हैं? अर्ध शुष्क वाला। राजस्थान में या राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये कहाँ तक है? ये देखो, ये कहाँ तक है? देखो मरुस्थल इधर वाला। हाँ सर, इसमें ये लगभग ये वाला, ये शुष्क वाला, और ये क्या है? अर्ध शुष्क। कौन सा है? अर्ध शुष्क। देखो ये पूरा इधर निकाल के बताता हूँ। अभी इस वीडियो में इसका केवल क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। फिर पूरा कब करेंगे? अगली वीडियो में। ये ऊपर वाला भाग, ये बीच वाला भाग, ये नीचे वाला भाग। इसमें दो तो नदियों के नाम पर हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। किसके नाम पर? नदियों के नाम पर। और दोनों बीच वाले क्षेत्र के नाम पर। यहाँ पर बहती है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। इसलिए इसको कहते हैं घग्गर बेसिन। क्या कहते हैं? घग्गर बेसिन। यहाँ पर आता है नागौर। क्या आता है? नागौर। तो इसे कहते हैं नागौर उच्च भूमि। क्या कहते हैं? नागौर उच्च भूमि। फिर यहाँ पे आता है शेखावाटी। क्या आता है? शेखावाटी। शेखावाटी। तो इसे क्या कहते हैं? शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र। और यहाँ पर आता है लूणी बेसिन। क्या आता है? लूणी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर।
जो घग्गर है, घग्गर में कौन कौन से जिला आते हैं? घग्गर में आपके जिला आते हैं जैसे कि मेन जिले ले लो, गंगानगर, हनुमानगढ़, समझ में आ गया। नागौर में नागौर आता है और डीडवाना कुचामन आता है। और शेखावाटी में आपके सारे शेखावाटी के जिले आते हैं, जैसे कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। आपके लूनी बेसिन में सारे जिले, जैसे कि जालौर हो गया, सिरोही हो गया और आपके ये हो गया कौन सा, ये आपके जालौर हो गया, सिरोही हो गया, पाली हो गया। और एक नागौर आता है, डीडवाना कुचामन, एक नागौर आता है, डीडवाना कुचामन आता है और एक और आता है अजमेर। अजमेर का कुछ आंशिक भाग इसमें शामिल है, समझ में आ गया। हाँ, तो बाकी का अपन क्या करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।